डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन JNK। रिसेंटली ये सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इससे रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनका लाइवलीहुड इस पर डिपेंड करता है। तो इस सेक्टर में कुछ इश्यूज फेस हुए हैं, कुछ सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए और क्या सिग्निफिकेंस है MSMEs की JNK में। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज रिसेंटली ये न्यूज़ में आया हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ों की वजह से नहीं बल्कि कुछ एडवर्स चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिनकी वजह से MSMEs न्यूज़ में आए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जो डिफरेंट न्यूज़ हेडलाइंस हमारी दी हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि MSMEs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। तो इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या उनके सोल्यूशंस हैं, क्या इनका रोल है जम्मू एंड कश्मीर में, वो जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए समझना कि MSME हम बोलते किसको है, किस इंडस्ट्री को हम माइक्रो बोलते हैं, किसको हम स्मॉल बोलते हैं और किसको हम मीडियम बोलते हैं। तो ये एक कैटेगराइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन इनफैक्ट पब्लिश भी हुई है बजट 2025-26 में, ठीक है, ऑन 1 फरवरी 2025। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है। इसके हिसाब से इस डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है। तो क्या रिवाइज डेफिनेशन है कि माइक्रो एंटरप्राइज जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 करोड़ की होनी चाहिए, ये पहले था, और अब जो है अब 2.5 करोड़ की होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 करोड़ की प्लस टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ का होना चाहिए। तो जिस भी एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ की होगी और टर्नओवर 10 करोड़ का होगा उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। इसी तरह स्मॉल वो है जिसमें 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और 100 करोड़ का टर्नओवर होगा। इसी तरह से मीडियम एंटरप्राइज जिसमें 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर होगा। वेरी सिंपल, दो फैक्टर्स को कंसिडर हम करते हैं टू डिटरमिन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री वी आर स्टडिंग, वेदर इट्स माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर यही दो फैक्टर्स है जिनको कंसिडर किया जाता है। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये टेबल मैंने रखा है जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, MSMEs की इंपॉर्टेंस हमारे JNK में है क्या। सो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, ये जो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिखे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमिक सर्वे से स्टडी किए गए हैं। तो MSMEs जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बैकबोन है। कैसे बैकबोन है, बिकॉज 60% ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो MSMEs में ही आती है। 90% एम्प्लॉयमेंट MSMEs ही प्रोवाइड करते हैं और 60% ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 6% ऑफ द GSDP, हमारी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का GSDP, उसका 6% जो है वो MSME से ही आता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इकोनॉमी में ये रोल प्ले करते हैं। इसी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो क्रेडिट फ्लो है, जो बैंक से प्रायोरिटी सेक्टर में लोन्स जाते हैं, 23% शेयर उनका MSMEs में ही जाता है। तो ये एस्टिमेट्स हैं अप टू 2025। 23% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है बैंक्स की वो MSMEs में ही जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इनको सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27, देन वी हैव द रिवाइज्ड इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, वी हैव प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सेटअप देखें MSMEs का और टोटल कितने यूनिट्स हमारे पास हैं, तो 5 लाख से कुछ ज़्यादा यूनिट्स हमारे पास JNK में MSMEs के हैं, ठीक है। तो यहाँ सेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इस कॉलम में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हमारे MSMEs हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे सबसे कम MSMEs हैं। जैसे डोडा में आप देखिए रिलेटिवली बहुत कम MSMEs हैं, बट इसी तरह से अगर आप अनंतनाग जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जहाँ पे 45,000 MSMEs हैं, इसी तरह से 67,000 MSMEs हमारे जम्मू में है, ठीक है। तो ये जम्मू और अनंतनाग जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट MSMEs को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नर्चर हो रहे हैं, यहाँ फ्लरिश हो रहे हैं।
बट अब हम आते हैं असली इशू पर, जो कि हैं प्रॉब्लम्स। इन एमएसएमईज में प्रॉब्लम्स हैं क्या? देखिए, एमएसएमईज की ग्रोथ की जो पूरी जिम्मेदारी है वो JNK में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की है। इट इज़ द प्राइमरी कस्टोडियन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन JNK। मगर अभी देखने में हमें ऐसा मिला है कि इस डिपार्टमेंट का फोकस जो है वो ज़्यादातर नई इन्वेस्टमेंट्स पर रहा है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी एमएसएमईज हैं, खासतौर से वो जिन पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, उनको उतना ज़्यादा सपोर्ट इस डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहा है। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि लैक ऑफ द डिपार्टमेंटल सपोर्ट। दूसरी चीज़, देयर वॉज ए प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन MSMEs जो सेटअप इन द ईयर 2009 एंड 2010, जिसने बताया था कि एक 100 करोड़ का कॉर्पस जो है वो स्पेसिफिकली JNK के लिए सेटअप किया जाए, ताकि यहाँ के MSMEs को उसके थ्रू सपोर्ट मिला जाए। ठीक है, और किस तरह से सपोर्ट किया जाए? जो MSMEs जो है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, और जो सिक यूनिट्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। तो ये सारा काम जो है 4 महीने के अंदर अंदर करना था, बट मोर देन 16 ईयर्स हैव पास्ड, ये रिकमेंडेशन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के MSME सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें, तो बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आजकल चल रहा है, दैट इज़ दी NPAs। तो MSMEs जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि 23% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है बैंक्स की, वो MSMEs में ही जाती है। यानी कि बैंक के 23% ऑफ द क्रेडिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर का, वो MSMEs में जाता है। अगर इन MSMEs ने टाइमली इस लोन को रिपे नहीं किया, तो बैंक्स इनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर कैटेगराइज करते हैं। बट बैंक्स को कहा गया था कि वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करें इन MSMEs को रिस्ट्रक्चर करने की, इनको रिहेबिलिटेट करने की, बिफोर क्लासिफाइंग देयर अकाउंट्स एज दी NPAs। क्यों ऐसा कहा गया था? इससे ये मकसद था कि जो हमारे डिस्ट्रेस एंटरप्राइजेज हैं, जो हमारी डिस्ट्रेस इंडस्ट्रीज हैं MSMEs में, उनकी थोड़ी रिकवरी हो जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन हो जाए, उनको ग्रो करने का टाइम मिले। बट अगर हम JNK में देखें, ग्राउंड पे देखें, तो ऐसा नहीं है। MSMEs को कंटिन्यूसली NPAs कैटेगराइज किया जा रहा है विदाउट कंसिडरिंग एनी चांस और एनी स्कोप फॉर द रिवाइवल। जैसा कि कहा गया था बैंक्स को कि पहले रिवाइवल की कोशिश करें, उसके बाद अगर रिवाइवल फेल हो जाता है तो इनको हम NPA डिक्लेयर कर सकते हैं। बट विदाउट पुटिंग एनी सीरियस एफर्ट इन देयर रिवाइवल, बैंक्स इनको डायरेक्टली NPA कैटेगराइज कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि MSME सेक्टर के NPAs जो हैं वो 6.01% पर पहुँच चुके हैं। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से और मुद्रा योजना से, तो सबसे ज़्यादा NPAs जो है हमारी MSMEs में ही, इन 3 सेक्टर्स में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जब हमने इसको NPA डिक्लेयर किया तो फाइनेंसिंग काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है। उसकी वजह से बैंक्स जो है कभी MSMEs के एसेट्स को जो है अटैच कर लेता है, उनको ऑक्शन कर लेता है, तो अल्टीमेटली ये ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो पूरे के पूरे वाइप आउट हो जाते हैं। अब दूसरा था कि कुछ सालों पहले तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा पुश था, जिसकी चलते गवर्नमेंट ने एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसको गवर्नमेंट मार्केट प्लेस या जेम पोर्टल बोलते हैं, वो स्टार्ट किया, और टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ? इससे जो हमारे लोकल MSMEs थे, उनको डायरेक्टली नेशनल फर्म से, बड़ी बड़ी नेशनल फर्म से कंपटीशन करना पड़ा। देखिए, जो ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, इट्स लाइक जैसे हमारे पास मिंत्रा है, अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है। जैसे इन पोर्टल्स पे कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है और कस्टमर को मर्जी है वो कहाँ से खरीदे। इसी तरह से गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो है, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, चाहे फर्नीचर चाहिए हो, स्टेशनरी आइटम्स चाहिए हो, एनीथिंग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चाहिए होता है, वो यहाँ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल से परचेज करते हैं। क्योंकि ये पोर्टल जो है इट्स ओपन टू एवरीवन, इस पर कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर कर सकता है, चाहे वो बड़ी फर्म्स हो, छोटी फर्म्स हो, कोई भी इस पर रजिस्टर कर सकता है। तो इससे क्या हो, एक ओपन कॉम्पिटिशन हो गया। बट अब क्योंकि MSMEs जो है, इनका जो कंपटीशन का पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं होता कि ये बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ compete कर पाएँ, तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के लॉन्च होने के बाद से इनका एक्सपोजर जो है इन्हीं बड़ी फर्म्स को हो गया, जिसकी वजह से ये उनके साथ compete नहीं कर पा रहे और उतना ज़्यादा इनका बिजनेस अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे लाने से पहले या
ई टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी था कि इसका इम्पैक्ट एमएसएमईज पे स्टडी किया जाता, या उनको हम किस तरह से कंपनसेट करें इस नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए। बट ये सब प्रेपरेशन और ये सब स्ट्रैटेजी डिवाइस करने के बगैर ही इन प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट किया गया, जस्ट टू डू बेटर इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इस चक्कर में एमएसएमईज की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो गई। देन ये एनपीएस का यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें, जैसा मैंने आपको बोला 6.01% एनपीएस जो है इन 3 सेक्टर्स में हाईएस्ट जो है वो हमारे एमएसएमई सेक्टर में ही है। अब जैसे एमएसएमई को मैंने आपको बोला कि अगर उसको एनपीए डिक्लेयर किया तो इसमें फिर अटैचमेंट भी हो सकती है इंडस्ट्रियल एसेट्स की, या ऑक्शन भी हो सकती है। इन चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पे स्टेट लेवल रिवाइवल कमेटी रखी थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल रिवाइवल कमिटीज़ रखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये कमिटीज़ जो है मोस्टली इनएक्टिव रहीं, इन्होंने ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया, जिसकी वजह से एमएसएमईज़ को इनकी वजह से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। देन अब हमारे जे.एंड.के में एक्सटर्नल डिसरप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ यहाँ बहुत सालों तक रही है, या नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी डिसरप्शन हो जाती है, जैसे फ्लड्स हमने देखा 2014 में, या रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले भी फिर से फ्लड्स आए। देन यहाँ पे पैंडमिक भी था, या और हम क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, हमारे पास कोई सी शोर नहीं है, कोई पोर्ट नहीं है, तो हमारे पास लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स भी, हमारे हाईवे अक्सर फ्रीक्वेंटली बंद होता रहता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें, यहाँ पे एक एक्ट है एमएसएमईज के लिए जिसका नाम है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। ये एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? इस एक्ट के तहत ये मैंडेटरी है कि एमएसएमई से अगर कोई भी गवर्नमेंट या कुछ खरीदती है, गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट कुछ खरीदता है, तो इनको पेमेंट जो है 15 दिन के अंदर अंदर ही करनी है, अगर अग्रीमेंट हुआ है इस चीज़ का। या जहाँ अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, जहां एग्रीमेंट है वहां 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिन्होंने ये चीज़ें एमएसएमई से ली है उनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। बट ये लीगल सेफगार्ड जो है ऑन ग्राउंड लार्जली इनफेक्टिव रहे हैं। पेमेंट में काफ़ी डिले देखने को मिला है, 15 डेज क्या 45 डेज से भी ज़्यादा पेमेंट जो है वो डिले हुई है, जिससे एमएसएमई के प्रॉफिट पे काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। इस तरह से एमएसएमईज को जो है नेशनल बेंचमार्क्स पर भी मापा जाता है, जैसे सिबिल स्कोर इनका चेक किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग से इनको मापा जाता है, या इनको लोन देने से पहले काफ़ी ज़्यादा हाई कोलेटरल भी मांगा जाता है, विदाउट कंसिडरिंग जे.एंड.के की प्रॉब्लम्स क्या है, जे.एंड.के के इश्यूज़ क्या है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, जो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है, वही यहाँ के एमएसएमईज को भी फेस करना पड़ता है, जो कि रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। क्योंकि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं या ये जो बेंचमार्क्स हैं, ये यहाँ की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को और बाकी जो यहाँ के इश्यूज हैं उनको कंसिडर नहीं करता। ये एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है जे.एंड.के की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम अब सॉल्यूशंस की बात करें, प्रॉब्लम्स हमने देखी, टाइमली पेमेंट नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट से पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एनपीएस की प्रॉब्लम हो रही है एमएसएमईज में, ठीक है। तो अब सॉल्यूशंस अगर हम देखें, जो हमारे बाकी काउंटर पार्ट स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उन्होंने एमएसएमई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल्स सेटअप किए हुए हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है और डिजिटल डैशबोर्ड भी रखे, जिससे वो ट्रैक करते हैं कि किस डिपार्टमेंट के पास एमएसएमईज की पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, और इसको वो कंटिन्यूसली पुश करते हैं ताकि एमएसएमई की पेमेंट जो है वो टाइमली मैनर में हो जाए। तो ये सोल्यूशन जो है हम जे.एंड.के में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स सेटअप हुई थी 2010 में, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ के एमएसएमईज में मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मार्केटिंग प्रॉपरली हमारी एमएसएमईज की नहीं हो रही है, तो मार्केटिंग हमारे एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स की जो है वो गवर्नमेंट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, तो इससे उनके एमएसएमईज के रिवाइवल में हेल्प हो सकती है। इनफैक्ट एमएसएमईज में जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा वीक है और उनकी कैपेसिटी, स्ट्रेटजी मेकिंग जो है वो भी ज़्यादा वीक है, अगर हम उनको एक ग्लोबल लेवल पर देखें।
ठीक है। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, इन्होंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इनको दिया जाए, मार्केटिंग असिस्टेंस दी जाए या ऐसे प्रोटेक्शन इनको दिया जाए ताकि स्मॉल कंपनीज जो है इनको अनइक्वल कंपटीशन से हम प्रोटेक्ट कर सकें। कहाँ आप एक 2.5 करोड़ की कंपनी को एक्सपोज कर रहे हो एक 2500 करोड़ वाली कंपनी से थ्रू जैम, थ्रू ई टेंडरिंग, तो दिस इज एन अनइक्वल कंपटीशन, अनजस्टिफाइड कंपटीशन। तो कमिटी ने यही बताया था कि ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क इन प्लेस रखा जाए। देन देयर वाज स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिपोर्ट जो अप्रैल 2022 में बनी थी। तो एमएसएमई के क्रेडिट को लेकर इन्होंने कुछ की रिकमेंडेशंस दी थी। क्या, फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला था कि एक डिजिटल इकोसिस्टम सेटअप किया जाए जिससे एमएसएमईज को जो क्रेडिट में कमी रहती है वो पूरी की जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाए जैसे उद्यम पोर्टल है, आधार है या भीम यूपीआई है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए और जो हमारी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हमने एमएसएमईज पे रखी हैं उनको एलिमिनेट किया जाए और जल्द से जल्द एमएसएमईज को लोन दिया जाए। उसके बाद कोलेट्रल्स के बजाय एक ऐसा मॉडल है कि कोलेट्रल्स को एलिमिनेट करके हम जीएसटी इनवॉइसेस का यूज़ करके एमएसएमईज को जो है लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट हैज़ बीन डन थ्रू द सहाय जीएसटी प्लेटफॉर्म। तो वहाँ से एक कंपनी की जो जीएसटी इनवॉइसेस जनरेट होती है उससे हमें आइडिया मिलता है कि कंपनी का बिजनेस कितना है, टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है। उसको एक प्लेटफॉर्म बनाकर बैंक्स जो है एमएसएमईज को लोन दे सकते हैं रादर देन आस्किंग फॉर द ह्यूज कोलेट्रल्स। उसके अलावा हम शिफ्ट कर सकते हैं कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग पे, रादर देन ये देखना कि एक एमएसएमईज के पास कितने एसेट्स हैं तो उस हिसाब से उनको क्रेडिट देंगे, नहीं, बल्कि ये देखें कि रियल टाइम में एमएसएमईज के पास कितना कैश फ्लो आता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे उनको क्रेडिट और लोन जो है वो दिया जाए। और दूसरी प्रॉब्लम है कि एमएसएमईज जो है वो पूरी तरह से अभी फॉर्मलाइज नहीं हुए। इसका क्या मतलब है कि लेस देन 40% ऑफ द एमएसएमईज को जो है वो एक्सेस है टू द फॉर्मल क्रेडिट, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में लोन लेकर या फाइनेंशियल कंपनीज जो है वहाँ से लेस देन 40% ऑफ एमएसएमईज को लोन मिल रहा है। तो अल्टीमेटली होता क्या, इनकी डिपेंडेंस जो है वो हाई कॉस्ट इनफॉर्मल सोर्स ऑफ मनी पे आ जाता है। तो अगर इन एमएसएमईज को जो है डेली ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स दिए जाए जिससे वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन करें, अगेन बेस्ड ऑन द जीएसटी इनवॉइसेस, तो इससे इनकी टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगी और फॉर्मलाइजेशन भी इनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो लेस देन 40% नंबर है हमारा, ये इंक्रीज हो सकता है। और स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक यानी कि जे&के की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कौन सी क्रेडिट स्कीम्स हमें ज़रूरत है उनको बनाया जाए। नेशनल लेवल पे एक स्कीम बनाने से अच्छा है जे&के स्पेसिफिक जो है यहाँ की प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके यहाँ के लिए स्कीम्स बनाएं। ठीक है, इसी तरह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट एक्सेस जो है एमएसएमईज को पहुंचाना चाहिए। और जिस तरह से हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड है हमारे फार्मर्स के लिए जिससे वो अपनी डेली एग्रीकल्चर ऑपरेशंस रन कर सकते हैं, इसी तरह से एक व्यापार क्रेडिट कार्ड जो है वो एमएसएमईज को दिया जा सकता है, तो जो जिनसे उनको लो इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिल सकता है ताकि वो अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को इजीली रन कर सकते हैं ऑन द लाइंस ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड। इसी तरह से केवाईसी में रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो एमएसएमईज के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड केवाईसी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जिससे उनके क्रेडिट प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। तो ये जो है ये कुछ प्रपोज्ड सॉल्यूशंस थे कि क्या किया जा सकता है एमएसएमईज को जे&के में रिवाइव करने के लिए। बट ऑलरेडी नेशनल लेवल पर भी कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए, वो है फॉर एग्जाम्पल उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो इससे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्मूथ आउट किया गया है। या जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अनइक्वल कंपटीशन है, बट एमएसएमईज को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। ज़रूरत है कि इनकी यहाँ पे हैंड होल्डिंग की जाए, इनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव मेजर्स रखे जाए ताकि जो अनफेयर कंपटीशन इस पोर्टल पे इनको मिलता है वो जो है वो ऐसा ना हो। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एमएसएमई समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड अगर एमएसएमईज में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। इसी तरह से
MSME ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग नेटवर्क सेटअप किया गया, जिससे जो एक डिजिटल नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है MSMEs को, जिस पे वो अपना ट्रेड कंडक्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस स्कीम है, जो स्मॉल एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, जिससे क्रेडिट रिस्क जो है MSMEs का वो कम हो जाता है, यानी कि MSME अगर लोन उठाती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो बैकिंग करती है इन इंडस्ट्रीज को। वो बैंक्स को बोलते हैं कि अगर दे फेल टू रीपे दी EMIs या पूरा जो अमाउंट है वो वाला, तो गवर्नमेंट जो है दे विल कम टू दियर रेस्क्यू एंड दे विल प्रोवाइड इट ऑन बिहाफ ऑफ द MSMEs। बट प्रॉब्लम ये है कि ये स्कीम्स जो हैं ये नेशनल लेवल पर है, ठीक है, पूरे इंडिया में यही स्कीम चलती है हर MSME के लिए, हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूटी के लिए। बट जरूरत यह है कि इन स्कीम्स को टेलर मेड, ठीक है, टेलर मेड बनाया जाए JNK की प्रॉब्लम्स को कंसिडरेशन में रखकर। तो स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं, पर ज़रूरत है कि इनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपरली। JNK की रियलिटीज़ को ध्यान में रखकर इन स्कीम्स को मॉडिफाई किया जाए, और जो कुछ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के अपने टास्क फोर्स ने दी है या स्टैंडिंग कमेटी ने दी है, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारे यहाँ का JNK का MSME सेक्टर जो है वो रिवाइव हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे MSMEs को लेकर। हम मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।